हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। हरि ओम। शुभ संध्या। स्वास्थ्य के लिए योग, इस विषय को लेकर योग विद्या गुरुकुल नासिक द्वारा आयोजित 14वें राष्ट्रीय योग सम्मेलन में आप सभी योग साधक, योग प्रेमी भाइयों और बहनों का स्वागत है। मैं सभी महानुभाव जो मंच पर विराजित है उनसे निवेदन करता हूं कि दीप प्रज्वलन करके आज के इस योग सम्मेलन कार्यक्रम का उद्घाटन करें। आदरणीय गुरु जी, आदरणीय भास्कर जी, पूर्णिमाता जी। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। धन्यवाद। आज के इस सत्र में हमारे साथ जुड़े हैं महामंत्री आरोग्य भारती नेपाल से डॉक्टर अशोक जी वार्ष्णेय। आज वे योग द्वारा त्रिदोष संतुलन इस विषय से हमें अवगत कराएंगे। उनका परिचय कराने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ महोदय सुनील जी जाधव आपको। सुनील जी जाधव। हरिओम। स्वास्थ्य के लिए योग, इस विषय को लेके 20 दिसंबर से 26 दिसंबर तक राष्ट्रीय योग सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सम्मेलन के आज तीसरे दिन योग द्वारा त्रिदोष संतुलन इस विषय पर अपने विचार रखने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं आज के अपने प्रमुख अतिथि सम्माननीय डॉक्टर अशोक कुमार जी वार्ष्णेय, महामंत्री आरोग्य भारती भोपाल। मैं योग विद्या गुरुकुल नासिक आदरणीय गुरु जी और सभी श्रोतागण की ओर से डॉक्टर वार्ष्णेय जी का यहाँ सहर्ष स्वागत करता हूँ। डॉक्टर वार्ष्णेय जी, आपका यहाँ सहर्ष स्वागत है। डॉक्टर वार्ष्णेय जी का जीवन में समर्पण का भाव सर्वोपरि रहा है। आप सन 1965 में संघ के संघ प्रचारक स्वयंसेवक बने। आपने अपना सारा जीवन संघ को अर्पित करते हुए आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव के नाते मनुष्य जाति के आरोग्य के प्रति समर्पित किया है। मूलतः उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले डॉक्टर वार्ष्णेय जी ने साल 1979 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से बायोकेमिस्ट्री में एमएससी तक की शिक्षा पूरी की। इसके पश्चात सन 1986 में बायोकेमिस्ट्री में ही पीएचडी के करने के साथ साथ उसी विश्वविद्यालय में 1 वर्ष अध्यापन का कार्य किया। उनकी बचपन की ओर अगर झांका जाए तो बचपन के तीसरी कक्षा में पढ़ने वाला एक बालक मथुरा के एक गांव की शाखा का स्वयंसेवक बना और खुली आंखों से एक सपना देखा। वह सपना था संघ के लिए कार्य करने का। वह बालक और दूसरा कोई नहीं बल्कि डॉक्टर अशोक जी है। इस सपने ने उन्हें अध्यापन की आरामदायी नौकरी में टिकने नहीं दिया। डॉक्टर अशोक जी सन 1986 में संघ के बतौर प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश के बड़े महानगरों जैसे इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर में उन्होंने कार्य किया। डॉक्टर अशोक जी 15 वर्ष झारखंड और 5 वर्ष कानपुर प्रांत के प्रांत प्रचारक रहे। झारखंड में नक्सल समस्या निराकरण के लिए उन्होंने काफी प्रशंसनीय कार्य किया है। झारखंड में प्रांत प्रचारक का दायित्व निभाते हुए धर्मांतर रोकने का कार्य किया, जिसमें कई परिवारों की घर वापसी भी हुई। भारतीय जीवन मूल्यों से प्रेरित डॉक्टर वार्ष्णेय जी का
आरोग्य भारती को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इतने महान व्यक्तिमत्व की हस्ती आज हमारे बीच मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित है, ये निश्चित रूप से हम हमारा भाग्य समझते हैं। मैं हम सभी की ओर से उन्हें इतनी विनती करता हूं कि वह अपना मार्गदर्शन आरंभ करें। हरिओम। धन्यवाद सुनील जी। मंच पर विराजमान योग विद्याधाम गुरुकुल के आदरणीय गुरुजी डॉक्टर विश्वासराव मांडलिक जी, आदरणीय पूर्णिमा ताई जी, अन्य अधिकारी वृंद और ऑनलाइन सुन रहे ऐसे सभी योग साधक बंधु भगिनीगण। भारतीय संस्कृति में प्रकृति को मातृ भाव से देखा जाता है। माता का जैसा स्वभाव रहता है कि सभी का समान रूप से पोषण करना, जिसको जैसी आवश्यकता है वैसा उपलब्ध कराना। पूर्व काल में हमारे ऋषि मुनि योग और आयुर्वेद के साथ प्रकृति आधारित जीवन जीते थे, जिसके कारण से वे जीवन भर स्वस्थ रहते थे, लंबी आयु भी उनको प्राप्त होती थी। वर्तमान में विज्ञान और तकनीकी का युग होने के कारण लोगों की जीवन शैली बदल गई है, काम के घंटे बढ़ गए हैं, आने वाली सूचनाओं की संख्या बहुत अधिक हो गई है और इस कारण से उनके समय की अस्त व्यस्तता और अधिक सूचनाओं के कारण उनका विश्लेषण न कर पाना, जिसके कारण से उनकी दिनचर्या तो गड़बड़ रहती है, पूरी जीवन शैली गड़बड़ हो रही है। और यही कारण है कि आज जितने भी रोग हैं उनमें 70% रोग ये जीवन शैली से जुड़े हैं और तनाव भी है, और उसी कारण से आज 60% रोग यह तनाव के कारण भी हैं। भारतीय दर्शन और जीवन की एक विशेषता है कि यह बहुत सरल भी है और बहुत जटिल भी है। हम प्रकृति आधारित चलेंगे तो सहज रीति में सरलता से आगे बढ़ते जाएंगे। हमने उस आधार को छोड़ दिया तो यही सहज सरल जीवन बहुत जटिल भी बन जाता है। शरीर, चेतना, मन, इनका आधार है प्राण। प्राण को हम अनुभव करते हैं श्वास प्रश्वास के रूप में, कि जिसके कारण से प्राण वायु अंदर जाती है, बाहर निकलती है, जिसका मुख्य तत्व है ऑक्सीजन। प्राणायाम का काम ही है कि शरीर के सभी अंगों तक आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन को पहुंचाना, जिससे कि वे सभी एक प्राणवान बने रहते हैं। भारतीय और पाश्चात्य दृष्टि में एक अंतर है। आज पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति एलोपैथी जो सिम्टम के आधार पर चलती है, ट्रायल एंड एरर ही उसका सिद्धांत है, और इसीलिए वहां पर कई बार अंगों के नाम पर रोगों के नाम हैं। लिवर के रोग, हार्ट के रोग, श्वास संबंधी रोग, उदर के रोग अंगों के आधार पर है, और उनका आधार भी क्लिनिकल ट्रायल ही है, जिसके कारण से कई बार रियल और करेक्ट डायग्नोसिस करना बहुत कठिन होता है। लेकिन अन्य चिकित्सा पद्धतियों की दूसरी विशेषता है कि वहां पर केवल रोग के लक्षण ही नहीं है, रोग के लक्षण के मूल में भी जाने के लिए चिंतन है कि रोगी की विचार प्रक्रिया क्या है, मन कैसा है, भावना कैसी है, जलवायु कैसा है, परिवेश क्या है, इसका भी महत्व
वे सभी आयुष पद्धतियां वह उसका कॉग्निजेंस लेती हैं और उसके आधार पर चिकित्सा करती हैं। इस विषय में आगे बढ़ने के लिए हमको एक मूलभूत पहलू को समझना पड़ेगा कि वास्तव में स्वास्थ्य क्या है। आयुर्वेद में हम सब ने पढ़ा भी होगा, सम दोष समाग्निश्च सम धातु फल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ से विधीयते। सम दोष शरीर के अंदर धातु, सभी वात, पित्त और कफ जो हमारे इस स्वास्थ्य के आधार स्तंभ हैं, यह समान रहने चाहिए। सभी प्रकार की अग्नियां यह भी ठीक रहनी चाहिए। सभी प्रकार के धातु, सातों धातु यह भी सम रहने चाहिए और उत्सर्जन क्रिया भी ठीक रहनी चाहिए। केवल इतना ही नहीं तो मन भी प्रसन्न चाहिए, तभी हम कहेंगे व्यक्ति स्वस्थ है। और इसलिए आज का जो विषय है, यह विषय केवल रोग से जुड़ा नहीं है, रोग के साथ साथ उसके मूल, उसके विचार, उसकी मन, उसकी भावना, इससे भी जुड़ा है। और उसको हम कैसे ठीक करेंगे सहज सौम्य रूप से, इस पर अभी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। सामान्य रूप से दो प्रकार के रोग बताए गए हैं। एक है जो मन के रोग होते हैं, चिंतन से, मन से होते हैं। अलग अलग प्रकार की स्थिति रहती है, जीवन शैली से जुड़े हैं, तनाव से जुड़े हैं, इनको बोलते हैं हम आधि। और दूसरे ऐसे रोग रहते हैं जो शरीर के रोग रहते हैं, उनको बोलते हैं हम व्याधि। यही मन के रोग बढ़ते बढ़ते शरीर के रोग भी बढ़ जाते हैं, बन जाते हैं, और बाद में इसमें अगर कोई चोट दुर्घटना हो गई वह भी जुड़ जाती है। तो आधि यह जब व्याधि में परिवर्तित होती है तो अधिक चिंता करने योग्य स्थिति रहती है कि हम कैसे उस अवस्था को प्राप्त करें कि आधि भी ठीक हो, व्याधि भी ठीक हो। दोनों ठीक होंगी तभी हम व्यक्ति को पूर्ण स्वस्थ कर सकते हैं। इतना भी हम जानते हैं कि यह शरीर पंच तत्व से बना है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पंच तत्व ये ठीक रहेंगे तो हमको स्वस्थ रखने में सहायता मिलेगी। लेकिन कभी कभी यह जो तीनों प्रकार के दोष हैं, वात, पित्त और कफ, यह इन तत्वों के साथ जुड़े हुए हैं। और इसलिए आकाश और वायु का जब मेल होता है तो वात रोग होता है, अग्नि और जल का मेल होता है तो पित्त रोग होते हैं, कफ और ये जल और पृथ्वी का मेल होगा तो कफ संबंधी रोग होंगे। स्वस्थ व्यक्ति में ये तीनों समतोल रहने चाहिए, तभी वह व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। कुछ भी इन तीनों में कुछ भी कम है या अधिक है तो यह रोगी के समान है। और इन तीनों में भी एक प्रमुख तत्व है वायु, जिसका काम है कि शरीर में धातु के आवागमन को निर्धारित करता है, या हम जिसको कहें ऑक्सीजन लेवल को ठीक करता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड एंड हार्मोन्स, और उसको यथा आवश्यक स्थान पर पहुंचाना यह उसका एक सहज स्वाभाविक कार्य होता है। कभी कभी इस वायु तत्व में विसंगति होती है। एक सामान्य व्यक्ति कैसे पहचाने कि उसकी प्रकृति कैसी है, कैसा रोग है, तो हमको समझना चाहिए कि इन तीनों दोषों का शरीर में अलग अलग स्थान है। वात रोग है नाभि और नाभि के नीचे के अंग आते हैं। पित्त रोग है पेट के बीच का भाग आता है। कफ में पेट के ऊपर का भाग, एब्डोमेन का, छाती, गर्दन तक यह भाग आता है, यह कवर होता है। और इसलिए हम अगर एक एक विषय को लें कि एक एक के स्थान कौन सा
और लक्षण कौन से हैं, तो हमको ध्यान में आएगा कि हम पहचान सकते हैं। जैसे मैंने कहा वात रोग, यह कोलन से जुड़े हैं, बड़ी आंत से जुड़े हैं। नाभि के नीचे और थोड़ा बहुत छोटी आंत का भाग इसमें आता है। कमर, जांग, टांग, हड्डियां, यह और एक पहलू है। शरीर में जब वात प्रभावी होता है तो रूखापन आता है, शीतलता होती है, सूक्ष्म रहते हैं, चिपचिपराहट रहित रहते हैं, शरीर दुबला होता चला जाता है, आवाज धीमी हो जाती है, नींद कम हो जाती है, आंखें, भौं, जीभ, सिर, हाथ, टांगों में अस्थिरता हो जाती है। उसका परिणाम व्यक्ति निर्णय में जल्दीबाजी करता है, जल्दी जल्दी क्रोधित हो जाता है, छोटी छोटी बात पर चिढ़ने लगता है, वह कभी कभी डरने भी लगता है और भूलने की भी एक आदत है। यह वात रोग के लक्षण होते हैं। अगर वात का प्रभाव ठीक है तो रक्त का प्रभाव भी ठीक रहेगा, मलमूत्र का प्रभाव भी ठीक रहेगा और वह व्यक्ति स्वस्थ होने की दिशा में बढ़ता रहेगा। उसी प्रकार पित्त का प्रभाव है कि पित्त का काम है कि एंजाइम और हार्मोन्स का रेगुलेशन करना, अर्थात जो भोजन हम करते हैं उसको ब्लड के द्वारा, हड्डियों के द्वारा, मलमूत्र के द्वारा और सब जगह तक पहुंचाने का काम, उस पर नियंत्रण करने का काम यह पित्त का है। इतना ही नहीं, पित्त का दूसरा काम भी है। इसके साथ साथ वो मानसिक कार्य में भी सहायता करता है, बुद्धि, साहस, खुशी का संचालन भी करता है। पित्त की कमी रहती है या अधिक रहता है तो क्या स्थिति रहती है? कमी रहती है तो पाचन में गड़बड़ी होती है, भोजन पचता नहीं, कब्ज हो जाती है। अधिक रहेगा तो शरीर से एक अलग प्रकार की बदबू आएगी, स्मेल आएगी बहुत ज्यादा, बाल जल्दी सफेद हो जाएंगे, कभी कभी सफेद दाग भी हो जाते हैं, मसल्स और जॉइंट्स लूज होने लगते हैं, पसीना, मल और मूत्र ये अधिक आने लगता है। और इसीलिए इसका जो मैंने स्थान बताया, जैसे पेट है, छोटी आंत है, नाभि है, लिम्फ नोड्स हैं, मूत्र संस्थान है, ऐसे सब ये और पित्त के दोष के कारण स्थान माने जाते हैं। तीसरा है कफ। इसका स्थान थोड़ा ऊपर का भाग है, पेट है, छाती है, गला है, कंठ है, सिर है और कुछ जॉइंट्स भी है। ऐसे लक्षण वाला व्यक्ति, उसकी चाल स्थिर होती है, भूख, प्यास और गर्मी कम लगती है, वीर्य की अधिकता होती है, शरीर गठिला होता है, जॉइंट्स मजबूत होते हैं, अंगों में चिकनाहट भी रहती है। ऐसे व्यक्ति सुंदर होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, कोमल होते हैं। तो ये कफ प्रकृति के लोग, इनके लक्षण हैं। लेकिन और एक पहलू है कि आखिर इन रोगों का कारण क्या है। तो ये जो त्रिदोष है, इनकी जब अधिकता होती है तभी ये दोष के रूप में आते हैं, कम होने पर भी दोष के रूप में आते हैं, लेकिन कम अवस्था आती है। अधिकांश इनकी अधिकता ही हमारे रोग का कारण बनती है। वात जो रोग है वो सामान्य रूप से अति करने में आता है, अति वमन हो जाए, मलमूत्र ज्यादा हो जाए, पेट खाली हो जाए, जम्हाई ज्यादा आने लगे, ये वात रोग के लक्षण। जो शारीरिक वेग को रोकते हैं, जमाई है, अपान वायु है, लघुशंका है, शौच है, जो ज्यादा रोकते हैं उनको भी ये वात रोग अधिक होता है। कोई गंभीर चोट लग जाए उनमें भी संभावना है।
जो कुछ लंबे अधिक उपवास करते हैं उनके साथ भी ये कठिनाई रहती है। जिनको चिंता बहुत रहती है, तनाव रहता है, या रात्रि में अधिक जागरण करते हैं, उनके लिए भी यह वात रोग हो जाता है। इतना ही नहीं, खान पान से भी इसका संबंध है। जो अधिक कड़वे, अधिक कसैले पदार्थों का सेवन करते हैं तो उनको भी वात रोग अधिक होता है। केवल इतना ही नहीं, अधिक बोलना, अधिक चलना, अधिक खाना, वादी वाली वस्तु अधिक सेवन करना, बैंगन, भिंडी, उड़द की दाल, ऐसी चीजें, राजमा, यह भी वात रोग को जन्म देती है। लेकिन जैसा इनका कारण है वैसा इनका निवारण भी है। इसमें योगासन की दृष्टि से देखें तो हमारे खड़े होने वाले आसन, पेल्विक रीजन में जिनमें एक्टिविटी आती है, ऐसे आसन बहुत अधिक लाभकारी होते हैं। एक पादासन, ताड़ासन, नटराज आसन, यह ऐसे खड़े होने वाले पार्श्व कोणासन, वीरभद्रासन, ऐसे आसन बहुत लाभकारी होते हैं। और एक पहलू है इसमें, प्राणायाम की दृष्टि से देखें तो अंतर्वाह्य कुंभक भी क्रिया करनी होती है, लेकिन इसको करने के लिए बहुत सावधानी चाहिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसमें कुंभक के साथ करना, यह भी वात रोगों में सहायता करता है। त्राटक क्रिया भी कंसंट्रेट करने में सहायता करता है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का कंसंट्रेशन नहीं बनता, जैसे मैंने बताया अभी, वो भी उसमें सहायता करता है। उसी प्रकार से जो पित्त संबंधी रोग हैं, ऐसे व्यक्तियों में भय, शोक, क्रोध, अधिक परिश्रम करना, अधिक जले पदार्थ, बहुत गर्म रोटी, बहुत गरम यह लेना, ज्यादा नमकीन नमक खाना, तेल, मिर्च मसाला, मूली, मछली, शराब का अधिक सेवन करना, अधिक धूप में रहना, इन सबको पित्त दोष होता है। ऐसे लोगों के लिए जो शरीर में ट्विस्टिंग के आसन है वे बहुत लाभकारी हैं। जैसे हम कपड़े को निचोड़ते हैं वैसे लाभकारी है। जैसा जिसका शरीर है उतना ही ट्विस्टिंग करना चाहिए। कम मुड़ता है, हम कुर्सी का सहारा लेके कर सकते हैं। पश्चिमोत्तानासन संभव है, कर सकते हैं। मरीचासन कर सकते हैं, वक्रासन कर सकते हैं, अर्धमत्स्येंद्रासन कर सकते हैं। ये सब इसमें सहायक है। प्राणायाम की दृष्टि से देखें तो नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कर सकते हैं। शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम और उज्जाई प्राणायाम, तीनों भी बहुत लाभकारी है। लेकिन एक सावधानी है, इस पित्त दोष के लोगों को कुंभक नहीं करना चाहिए, उसको बजाना चाहिए। उसी प्रकार से जो कफ दोष वाले रोगी रहते हैं, वैसे तो ज्यादा समस्या नहीं आती उनको, लेकिन उनके शरीर में थोड़ा भारीपन, अधिक नींद भी आती है ऐसे लोगों को, बार बार कफ भी निकलता है, बार बार शौच भी जाना पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए रूखे और गर्म पदार्थों का सेवन करना यह लाभकारी होता है। सूर्य नमस्कार करना यह सर्वाधिक उपयोगी है। उष्ट्रासन, भुजंगासन, धनुरासन, नौकासन, बैकवर्ड बेंडिंग वाले ये आसन बहुत लाभकारी रहते हैं। कपालभाति यह अधिक बार करना, थोड़े 15-20 मिनट तक करना, इसमें बहुत लाभकारी रहता है। भस्त्रिका प्राणायाम ये शरीर में और उष्णता लाता है। बद्ध कोणासन, गंड भैरुंडासन, ऐसे और कुछ आसन हैं जो इसमें लाभकारी है। कुल मिलाकर ये जो शरीर की तीनों अवस्थाएं हैं,
वात, पित्त और कफ से जो प्रभावित है, हम दैनिक जीवन में जो योगासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, इनसे हम इनको नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन कुछ प्रीकंडीशंस हैं। उन प्रीकंडीशंस को अगर हमने ध्यान रखा तो अवश्य ही हम उन्हीं आसनों से अधिक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। योगासन से करने के पूर्व जो एक सामान्य रूप से पूर्व सूचनाएं रहती हैं, उनका पालन करना अपेक्षित है। पेट खाली होना, शरीर में थोड़ा लचीलापन, ढीले कपड़े होना, खुला वायुमंडल, मौसम के अनुरूप कपड़े चाहिए। बहुत अधिक ठंड है तो कुछ कपड़े जरूर चाहिए। ताजा वायु आए, खुले स्थान पर करें, हम जमीन पर कुछ बिछा करके करें। और जो क्रियाएं एक पैर से होती हैं उनको दोनों पैर से करें। बाईं ओर से होती है तो दाहिनी ओर से भी करें। आगे मुड़ने वाले आसन है तो उनसे जुड़े हुए पीछे मुड़ने वाले आसन भी करें। इतना ही नहीं तो आसन करने के बाद अपने को अंत में शरीर में होने वाले परिवर्तनों को अनुभव करना, यह भी आवश्यक है। और इसलिए अंत में जब हम शवासन करते हैं तो जितना कुछ हमने शारीरिक परिश्रम किया है, शरीर में कुछ कुछ परिवर्तन हुए हैं, वे धीमे धीमे हमको शरीर को वापस अपने सामान्य अवस्था में ले जाते हैं। केवल ले ही नहीं जाते तो हमको अनुभव होता है कि हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन हो रहा है। और इसीलिए योगासन करते समय इस बात को ध्यान में लेना चाहिए। पूरे मेरे उद्बोधन में एक विषय अवश्य ध्यान में आया होगा कि अति सर्वत्र वर्जयेत्, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज रॉन्ग। और इसलिए हम किसी भी चीज की अति करते हैं, अधिक शारीरिक परिश्रम, अधिक सोना, अधिक आराम, अधिक खाना, अधिक बोलना, अधिक ठंडक, गर्मी, बरसात, अति जिधर है वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और इसीलिए किसी भी प्रकार की अति करने से हम बचें तो ही हम ठीक रहेंगे। और एक पहलू है, जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाते हैं हमारे शरीर में उसका लाभ और परिवर्तन दिखलाई देते हैं। और इस अभ्यास को अगर हमने साधना में कन्वर्ट कर लिया तो अवश्य ही हमको शरीर के अंगों में और अंदर बाह्य होने वाले परिवर्तनों का एक अच्छा आभास होता है। और एक अच्छे साधक को अपने को पहचानना चाहिए कि उसको भोजन में क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या चीजें लाभकारी है, क्या चीजें लाभकारी नहीं है, कौन से आसन लाभकारी है, कौन से नहीं है। सभी प्रकार का भोजन और सभी प्रकार के आसन की क्रियाएं, सभी प्रकार के प्राणायाम, ये सभी के लिए समान रूप से लागू नहीं होते। और इसलिए अपने साथ अभ्यास करते करते अपने को लाभ हानि के बारे में, शरीर के बारे में पहचान करनी चाहिए, जानना चाहिए। और इसके अंत में मैं कहूंगा, स्वस्थ जीवन शैली का पालन करें। स्वस्थ जीवन शैली में प्रकृति आधारित जीवन रचना है। प्रातःकाल सूर्योदय के पहले जागना ही चाहिए, उठ करके थोड़ा अधिक पानी पीना, स्नान ध्यान करके प्रतिदिन व्यायाम का अभ्यास करना, दोनों भोजन में 4 घंटे का अंतराल रखना, भूख रहने पर ही भोजन करना, रात्रि का भोजन सोने के कम से कम 2 घंटे पहले हम अवश्य करें, विरुद्ध आहार की जानकारी रहे, उससे सावधानी बरतें हैं। और सकारात्मक वायुमंडल बना के रखें तो अवश्य ही हम देखेंगे कि हम जैसे जैसे प्रकृति आधारित जीवन जीते जाएंगे, हम इस वर्तमान की विज्ञान और तकनीकी के युग में भी ठीक प्रकार से
हम अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। और इस प्रकार के जो ये त्रिदोष है, इन त्रिदोषों से भी अपने को मुक्त रख सकते हैं। और इसलिए अपने को पहचानें, अभ्यास करें, साधनारत रहें, सकारात्मक वायुमंडल में अपनी शक्तियों को विकसित करते हुए हम एक अच्छे और स्वस्थ जीवन का अभ्यास करें। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। हरिओम। 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 बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने तो बहुत अच्छी ढंग से बहुत कुछ आयुर्वेद समझाया है। जब लोगों के सवाल आयुर्वेद की व्याख्या से आप शुरू किया आपके विवेचन, लेकिन आपको मालूम भी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो व्याख्या है वो बदलती आती है। पिछले कई सालों में 2-3 बार उनने उसमें बदलाव किया है, उसमें धीरे धीरे बढ़ाते रहे हैं। और आज हम अनुभव करते हैं कि अच्छी जो उनकी व्याख्या है आयुर्वेद की व्याख्या के लगभग आ रही है। कुछ बातें कम है, अभी कुछ साल के बाद आएंगे उसमें, लेकिन आयुर्वेद की व्याख्या 3000 साल पहले से की गई है और आज तक इसमें कुछ भी बदलाव किया नहीं है। ये भी बहुत आश्चर्य की बात है। केवल व्याख्या है, लेकिन आयुर्वेद के सब औषधियां भी है, जो विवेचन आपने किया वो सब है, वो पूरा 3000 साल पहले का है सर। और इतने सालों में उसमें बदलाव करने की आवश्यकता लगी नहीं है। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन तो रोज बदली हो जाता है। आज दवा आती है मार्केट में, कुछ दिन के बाद बोलते हैं कि अच्छी नहीं है, नहीं लेना चाहिए। आयुर्वेद में एक भी दवा ऐसी नहीं है कि जो आज अच्छी है कल अच्छी नहीं है। इसलिए आयुर्वेद तो इतना पुराना होके भी बहुत स्टैंडर्ड है, ऐसा हमें लगता है। और योग का विचार करें तो आपने जैसे बताया वैसा है। योग में तो आयुर्वेद की परिभाषा इस्तेमाल की है। वात पित्त कफ की परिभाषा योग शास्त्र में कई आसन प्राणायाम के परिणाम बताते हुए बताई गई है। ये वात प्रकोप के लिए अच्छा नहीं है, पित्त प्रकोप के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ योग में बहुत कुछ बताया है। और खास करके उष्ण और शीत कल्पना भी योग में बहुत ठीक ढंग से बताई है। जो आयुर्वेद की है वही है। 2 नासिका है, दाहिनी नासिका उष्ण है और बाई नासिका सांस लिया तो शीत है। ये उष्ण शीत टेम्परेचर से कोई संबंध नहीं है। आयुर्वेद की जो परिभाषा है उससे ये संबंधित है। मतलब योग और आयुर्वेद जुड़े जुड़े ही है। और भी एक बात मुझे बताने की आवश्यकता लगती है कि आयुर्वेद का जो ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने 3-3.5-4 हजार पहले बताया है, अभी कुछ मॉडर्न डेवलपमेंट नहीं था। उन्होंने कैसा अभ्यास किया होगा? निश्चित रूप से उन्होंने पतंजलि की ध्यान का अभ्यास किया होगा, क्योंकि पतंजलि ने कहा है धारणा ध्यान समाधि के माध्यम से कुछ सिद्धियां प्राप्त होती है। ये सब ज्ञान इतना पुराने साल में ढूंढ के निकालना है, ये तो सिद्धि है। ये ध्यान धारणा के माध्यम से मिल सकती है। मतलब योग वहीं से जुड़ा हुआ है आयुर्वेद से। इसलिए आज का विषय भी अच्छा ही था कि आपने अलग अलग प्रकृति के लिए अलग आसन प्राणायाम भी आपने बताया है, तो बहुत अच्छे ढंग से ये हुआ है। और अभी जो आजकल चल रहा है योगा लाइफस्टाइल, स्वस्थ जीवन शैली, ये तो योगा और आयुर्वेद की एक ही है, उसमें क्या फर्क है? सुन सकते थे आपने। आयुर्वेद ने खाली दवाइयां यूज की है, वनस्पति दवाइयां, जो योग में नहीं है। लेकिन दोनों जोड़ दिए तो वो पूरा शास्त्र हो जाता है। वही तो हम कहते हैं कि ये एक ही कोइन के 2 साइड है। आयुर्वेद भी है, योग भी है, दोनों ही चाहिए हमें। हमारी देन है, हमारी परंपरा की देन है, इसीलिए हमें भी बहुत इसमें खुशी रहती है। इसीलिए आप आयुर्वेद के विशेषज्ञ होकर आज यहाँ आप पधारे हैं, बहुत कुछ बताए। आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हरिओम। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां
पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरि कर्ता, हरि कर्ता हि केवलम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।